हेलो, जय हिंद एवरीवन। मैं विकास तंवर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं एग्ज़ाम टॉक्स में। आई होप आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे। और जैसा कि आप सभी को पता है, एफ कैट का एग्ज़ाम जो है वो आने वाला है और इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि एफ कैट के अंदर किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं और हम किस तरीके से उनको सोल्व कर सकते हैं, और साथ में आप मुझे एक सजेशन भी देंगे। तो चलिए एक बार उसके बारे में बात करते हैं, फिर आगे क्लास हमारी स्टार्ट करेंगे। तो क्या होता है, आपका एक एग्ज़ाम है एनडीए का और सीडीएस का। इन एग्जाम्स की अगर बात करें तो इनका लेवल थोड़ा सा सेम रहता है अगर क्वेश्चंस की बात करें तो, और साथ में आपके दोनों ही एग्जाम यूपीएससी कंडक्ट कराती है। तो एफकैट, एनडीए और सीडीएस के लिए में भी मुझे एक कॉमन सीरीज स्टार्ट करनी चाहिए ताकि आपके एग्जाम में जिस भी टाइप के क्वेश्चंस आएँ वो आप सोल्व कर सकें। तो आप इसके बारे में मुझे कमेंट में बताएं, और साथ में अगर आप इस क्लास की पीडीएफ लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम पे आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं एग्जाम टॉक्स, व्हाट्सएप चैनल पे या इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं अगर आपको कुछ भी मुझसे पूछना है तो। और यहीं पे आपको इस क्लास की पीडीएफ भी मिलेगी जो क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा। साथ में आप मुझे ये भी बताएं कि आपके जो क्वेश्चंस हैं वो अगर मैं आपको चैप्टर वाइज कराऊं तब ज़्यादा बेटर है, या रैंडम आपको क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट हैं वो कराएं तो ज़्यादा बेटर है। मेरे अकॉर्डिंग मुझे ये करना चाहिए कि चैप्टर वाइज जो है हमें क्वेश्चंस जो हैं वो करने चाहिए ताकि हमारा एक भी क्वेश्चन ना रहे। और अगर हम इस तरीके से करते हैं तो मे भी कुछ क्वेश्चंस हमारे रह सकते हैं। जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगेंगे यहाँ पे तो हम उन्हीं को करेंगे, पर कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो इंपॉर्टेंट तो नहीं है पर कई बार एग्जाम में आ जाते हैं, तो उन क्वेश्चंस को हम चैप्टर वाइज कर सकते हैं। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे या फिर आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं इन तीनों प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से और मेरे साथ जुड़ सकते हैं। तब फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है, ग्रैंड स्लैम से रिलेटेड है कि जो ये स्टेटमेंट्स दी गई हैं क्या ये स्टेटमेंट सही हैं या नहीं है। फर्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है देयर आर 4 ग्रैंड स्लैम्स। क्या 4 ग्रैंड स्लैम्स टूर्नामेंट होते हैं टेनिस के अंदर साल में? तो देखते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन यस होता है, फ्रेंच ओपन, यूएस ओपन और विंबलडन। ये स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल सही है क्योंकि ये 4 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट ही आपके आयोजित कराए जाते हैं एक साल के अंदर अलग अलग महीनों में। उसके अलावा जो सेकंड स्टेटमेंट है, सेकंड स्टेटमेंट इन्होंने कही है कि जो फ्रेंच ओपन है वो स्टार्ट हुआ था 1891 में और इसको रोलैंड गैरोस टूर्नामेंट भी कहा जाता है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये भी बिल्कुल सही है। इस ग्रैंड स्लैम को, फ्रेंच ओपन जो ग्रैंड स्लैम है उसको आप रोलैंड गैरोस टूर्नामेंट भी कहते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी आपकी ठीक होती है। तो यानी हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है वो ठीक होगा। तो इस चीज़ को ध्यान में रखें, 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं और फ्रेंच ओपन 1891 में स्टार्ट हुआ और रोलैंड गैरोस टूर्नामेंट इसको कहते हैं। अब इसके बारे में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलियन ओपन के बारे में। किसके बारे में? ऑस्ट्रेलियन ओपन के बारे में। अगर ऑस्ट्रेलियन ओपन की बात करें तो जैसा कि हमने अभी देखा था कि ऑस्ट्रेलियन ओपन स्टार्ट हुआ 1905 के अंदर। अगर बात करें ऑस्ट्रेलियन ओपन आपका खेला जाता है कब? जनवरी महीने के अंदर ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है वो आयोजित कराया जाता है हर साल, और इसको स्टार्ट किया गया था 1905 में। और ऑस्ट्रेलिया में कहाँ पे आयोजित कराया जाता है? ये आपका आयोजित कराया जाता है ऑस्ट्रेलिया के शहर मेलबर्न के अंदर। कहाँ पे आयोजित कराया जाता है? मेलबर्न नाम की जो सिटी है वहाँ पे आपका ये जो गेम है ऑस्ट्रेलियन ओपन ये कराया जाता है। उसके बाद एक मैंने बताया था फ्रेंच ओपन। तो फ्रेंच ओपन की अगर बात करें, ठीक है, फ्रेंच ओपन, तो फ्रेंच ओपन जो टूर्नामेंट है वो स्टार्ट हुआ था 1891 में और इसी टूर्नामेंट को कहा जाता है रोलैंड गैरोस टूर्नामेंट। रोलैंड गैरोस टूर्नामेंट भी इसे कहा जाता है। तो इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखेंगे। ये आपका ऐसा टूर्नामेंट है जो क्ले के ऊपर यानी ओपन में क्ले यानी मिट्टी के ऊपर खेला जाता है और इसको आयोजित कराया जाता है लगभग अगर हम बात करें तो मई या जून के महीने में हमें फ्रेंच ओपन जो टूर्नामेंट है वो देखने को मिलता है। आप मुझे जो फेमस स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी है टेनिस से एसोसिएटेड उनके नाम कमेंट सेक्शन में बताएंगे। उसके बाद अगर हम बात करें तो उसके बाद हमारा आता है किस चीज़ का नाम? विंबलडन का नाम। ठीक है, किस चीज़ का नाम? विंबलडन का नाम, WIMBEL,
विंबलडन ओपन जो है ये स्टार्ट हुआ था 1877 के अंदर विंबलडन आपका। और ये सबसे पुराना टेनिस जो गेम है या टेनिस टूर्नामेंट है वो है, ओल्डेस्ट टेनिस टूर्नामेंट है आपका। और ये आयोजित कराया जाता है लगभग आपका जून जुलाई के महीने में, जून या जुलाई के महीने में विंबलडन ओपन जो है वो आपका आयोजित कराया जाता है। इसको एक बार इरेज कर दे नीचे वाले को, ठीक है। ये जरूर बताएं आप मुझे कमेंट सेक्शन में, मेरे हिसाब से मुझे आपकी करानी चाहिए किसके अकॉर्डिंग, चैप्टर वाइज क्वेश्चंस जो हैं वो कराने चाहिए। ये आपका विंबलडन नाम की जो जगह है वहाँ पे ही आयोजित कराया जाता है हर साल। तो इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखें, 1877 में ये स्टार्ट हुआ था। क्योंकि स्टार्टिंग से रिलेटेड अगर क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो मे भी ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ ले वो दोबारा कि ये गेम बताओ कब स्टार्ट हुआ था। अब रहता है लास्ट का एक, और उसको भी हम यहाँ पे अब देखने वाले हैं, और उसका नाम है आपका यूएस ओपन। यूएस ओपन, अगर यूएस ओपन की बात करें तो ये स्टार्ट हुआ था 1881 के अंदर, और हर साल ये आपका आयोजित कराया जाता है लगभग अगस्त के महीने में। कई बार इनके जो 5-7 दिन आगे या पीछे भी हो सकते हैं, पर यही होता है मोस्टली अगस्त के महीने में इसको आयोजित कराया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़ें तो भाई टेलीग्राम पे जरूर जुड़े मेरे साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 4 पर्सन्स आर ट्रेवलिंग टू डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया, टू होम विल यू एडवाइज टू प्रोटेक्ट। इसमें कहा गया है कि 4 बंदे अलग अलग स्टेट्स में जाते हैं इंडिया के, तो आप उनको कब एडवाइज करोगे कि वो घड़ियाल से अपने आप को बचाएं। तो अगर हम बात करें घड़ियाल के बारे में तो घड़ियाल हमें मिलते हैं मध्य प्रदेश के अंदर सबसे ज़्यादा, या फिर उत्तर प्रदेश में। तो घड़ियाल की अगर बात करें तो घड़ियाल से हमें उन व्यक्तियों को कहना होगा कि आप मध्य प्रदेश में उनसे बचें। अब बात करें, ऑप्शन नंबर बी हमारा ठीक हो गया इससे रिलेटेड। पर अब घड़ियाल के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं, कहाँ पे क्या मिलते हैं घड़ियाल, ठीक है। अगर हम सबसे पहले बात करें किसके बारे में, घड़ियाल के बारे में, ठीक है। तो घड़ियाल की अगर बात करें तो इस जानवर को क्रिटिकली एंडेंजर्ड लिस्ट में शामिल किया गया है। क्रिटिकली एंडेंजर्ड यानी अगर नहीं बचाया गया तो ये जानवर जो हैं आपके, या ये जो घड़ियाल है ये ख़त्म हो जाएंगे हमारे उससे। कई बार ये मीठे पानी में भी रहते हैं, खारे पानी में भी। और इनका हैबिटेशन की अगर बात करें, यानी हमें मिलते कहाँ पे हैं ज़्यादातर, हैबिटेशन की अगर बात करें तो हैबिटेशन हमें इनका मिलेगा लगभग अगर बात करें तो चंबल जो नदी है उसके आसपास के क्षेत्र में। और चंबल कहाँ से स्टार्ट होती है, चंबल स्टार्ट होती है मध्य प्रदेश से। और चंबल जो रिवर है वो क्या है, एक ट्रिब्यूटरी है, सहायक नदी है। कौन सी रिवर की है, ट्रिब्यूटरी है ये यमुना नदी की। और यमुना किसकी ट्रिब्यूटरी है, गंगा रिवर की। इसके अलावा आपको ये जो घड़ियाल है ये गंडक नदी, ठीक है, गंडक के अलावा आपकी एक घग्गर नदी है, वहाँ पे भी घड़ियाल जो हैं आपको मिल जाएंगे। और ये जो दोनों नदियाँ हैं ये हैं आपकी उत्तर प्रदेश में, वहाँ पे मिलेंगे। 1-2 जगह और मिलते हैं। अगर मान लो कहीं पे घड़ियाल की पॉपुलेशन ज़्यादा है तो इसका मतलब वो जो अगर पानी फ्रेश है तो इसका मतलब वहाँ पे आपको घड़ियाल की पॉपुलेशन अच्छी मिल सकती है। 1-2 चीज़ें हैं जो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। जैसे अगर हम बात करें घड़ियाल रिहैबिलिटेशन सेंटर, घड़ियाल रिहैबिलिटेशन सेंटर कहाँ है ये पूछ सकता है आपसे। तो भाई घड़ियाल रिहैबिलिटेशन सेंटर जो है वो है उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ के अंदर। अगर मान लो वो पूछ ले नेशनल चंबल सेंचुरी या घड़ियाल इको पार्क कहाँ पे है, घड़ियाल इको पार्क, घड़ियाल इको पार्क, एक सेकंड इसको मिटा देते हैं भाई, घड़ियाल इको पार्क कहाँ पे है, तो ये कहाँ पे है, मध्य प्रदेश के अंदर। अगर हम बात करें मध्य प्रदेश के बारे में तो मध्य प्रदेश क्या है, इसको कहा जाता है टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया, टाइगर स्टेट। मध्य प्रदेश के अंदर सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट एरिया है, मैक्सिमम फॉरेस्ट एरिया कौन से राज्य में है, मध्य प्रदेश के अंदर ही है। तो इन चीज़ों को भी आप ध्यान में रखेंगे। और ये सारी के सारी PDF आपको मिल जाएगी कहाँ पे, इस टेलीग्राम चैनल के ऊपर। यहाँ पे जाके आप मेरे साथ कनेक्ट करें ताकि आपको ये PDF मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा काफ़ी अच्छा या शानदार कह सकते हैं हम इसे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है
सोंगकरन जो त्योहार है जो कि बुद्ध धर्म से एसोसिएटेड है, वो कौन से महीने में मनाया जाता है? सोंगकरन त्योहार बुद्ध धर्म से रिलेटेड है, एक तो ये बात पता होनी चाहिए, और दूसरा ये कि कौन से महीने में इसे सेलिब्रेट किया जाता है। तो सोंगकरन को सेलिब्रेट किया जाता है आपका अप्रैल के महीने में। और ये सोंगकरन त्योहार मनाया कहाँ पे जाता है? ठीक है, तो इसके अगर वेहर की बात करें कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है, तो सेलिब्रेट आपका ये किया जाता है अरुणाचल प्रदेश के अंदर। कहाँ? अरुणाचल प्रदेश के अंदर। और भी त्योहार हैं जो आपके बुद्ध धर्म से एसोसिएटेड हैं। अगर उन त्योहारों की हम बात करें तो हम यहाँ पे उन त्योहारों के बारे में भी बात कर सकते हैं। उलम्बाना एक त्योहार है, उलम्बाना फेस्टिवल। उसके अलावा हेमिस गोम्पा फेस्टिवल, हेमिस गोम्पा आपका मनाया जाता है लद्दाख में। और इसके अलावा एक त्यौहार और है लोसर फेस्टिवल। ठीक है, ये भी किस चीज़ से रिलेटेड है? ये सारे के सारे त्यौहार बुद्धिज़्म से रिलेटेड हैं। और आप मुझे बताएंगे, ठीक है, कि बुद्ध जो हैं उनके लाइफ के बारे में जितनी भी जानकारी आपको है, जैसे कि बुद्ध धर्म की सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल, सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल, ठीक है, थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल और फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल। कौन राजा था, कब हुई, कहाँ हुई, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। साथ में मुझे बताएंगे आप गौतम बुद्ध के बारे में, गौतम बुद्ध के बारे में। अब गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पे हुआ, ठीक है, उस रिवर का नाम, क्लैन का नाम, कौन से गोत्र थे, गोत्र से ये थे, और कौन सी भाषा में इन्होंने अपनी जो चीज़ें हैं या अपने धर्म को बताया लोगों तक। इसके बारे में और भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं आपको बतानी होंगी, जितनी भी आपको गौतम बुद्ध से पता है। फर्स्ट की अगर बात करें तो फर्स्ट कहाँ पे हुई थी आप मुझे बताएंगे, राजगीर है के अंदर। ठीक है, सेकंड कहाँ हुई थी, सेकंड आपकी कहाँ हुई थी भाई, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, थर्ड भी और फोर्थ भी। ठीक है, फोर्थ का आइडिया दे देता हूँ, कनिष्क के टाइम में हुई थी। और कनिष्क जो है उसने ये फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल आयोजित कराई थी, जो कि के नाम से ही स्टार्ट होती है उस जगह का नाम, यानी कश्मीर। ठीक है, और यहाँ पे इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, इसके बारे में बताऊंगा। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल के टाइम में जो ये बुद्ध धर्म है वो दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। महायान और हीनयान बुद्धिज्म के अंदर यहाँ पे टूट जाता है बुद्ध धर्म, और महायान को फॉलो करते हैं कनिष्क, जो आपके उस टाइम रूलर थे। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। अब नेक्स्ट पे आते हैं भाई, इस टेलीग्राम को जरूर ध्यान में रखें और यहाँ पे जाके आप मुझे जरूर फॉलो करें। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में सबसे पहला दिया गया है मैच द फॉलोइंग। राजा राम मोहन रॉय ने इनमें से कौन सी चीज की स्थापना करी थी? तो राजा राम मोहन रॉय संस्थापक थे आपके भरमो समाज के। एमजी रानाडे संस्थापक थे किस चीज के? आपके प्रार्थना समाज के। ठीक है, दयानंद सरस्वती इन्होंने स्थापना करी थी आर्य समाज की। ठीक है, और उसके अलावा एक रह गया स्वामी विवेकानंद, इन्होंने अपने गुरु के नाम पे ही एक मठ की स्थापना करी थी बेलूर के अंदर, और उसका नाम था रामकृष्ण मिशन। ये आ गया आपका फोर्थ। तो ये आपके आंसर रहेंगे। अब देखते हैं फर्स्ट सी, ये ही है फर्स्ट का सी, तो इसका आंसर हो चुका है हमारा सी। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखें। अब इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करना हमारे लिए थोड़ा सा जरूरी हो जाता है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं मेरे भाइयों। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे भरमो समाज की, और भरमो समाज की बात करने के लिए मैं थोड़ा सा एक अलग कलर लेना चाहूँगा, और वो ये कलर होगा हमारा, ऐड टू फेवरेट मैंने कर दिया है। अब उसके बाद देखते हैं, सबसे पहले ये लेंगे भरमो समाज। भरमो समाज, अगर भरमो समाज के संस्थापक की बात करें तो उनका नाम क्या था भाई? राजा राम मोहन रॉय, राजा राम मोहन रॉय। अब इन्होंने इस समाज की स्थापना करी थी आपकी 1828 में। इन्होंने भारत के अंदर सती सिस्टम को बंद करवाने पे जोर दिया था। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ लॉर्ड विलियम बेंटिक। इसके बारे में अगर बात करें तो इन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं। इनको जो टाइटल है, जो राजा का टाइटल है, वो किसने दिया था? टाइटल किसने दिया राजा का इसे? वो दिया था मुगल राजा अकबर सेकंड ने। ठीक है, अकबर सेकंड ने इसे टाइटल दिया था। इसके अलावा हम बात करें इसके बारे में, किसके बारे में? राजा राम मोहन रॉय के बारे में। इसे कहा जाता है फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया, फादर ऑफ
मॉडर्न इंडिया किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन रॉय को कहा जाता है फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया। अब बात करते हैं सेकंड की, जो कि है प्रार्थना समाज। क्या था? प्रार्थना समाज था एक। अब प्रार्थना समाज की बात करें तो इसकी स्थापना करी गई 1867 में किसके द्वारा? ददोबा पांडुरंग। पर यह अकेला नहीं था, इसके बाद इसका भाई भी था एक इसके साथ में, जिसका नाम था आत्माराम, ATMA, आत्मा राम पांडुरंग। पर ये फेमस कब हुआ? ये फेमस हुआ कब? जब MG रानाडे, महादेव गोविंद रानाडे ने इन्हें ज्वाइन किया, उसके बाद ये आपका काफ़ी फेमस हुआ। और इनका मानना क्या था? इनका मानना था वन गॉड में, वन गॉड की जो थ्योरी है उसको ये प्रोपोगेट करते थे या फैलाते थे। तो इस चीज़ को आप मेरे हिसाब से ध्यान रख लेंगे भाई, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। नेक्स्ट था हमारा क्या? नेक्स्ट था हमारा भाई साहब आर्य समाज, ठीक है, आर्य समाज। अगर आर्य समाज की बात करें तो इसकी स्थापना करी गई थी 1875 में, 1875 में। और किसने करी? बाय दयानंद सरस्वती, दयानंद सरस्वती। और बहुत सारे स्कूल हैं भारत में जो DAV नाम से हैं आपके, ठीक है। दयानंद सरस्वती ने इस चीज़ की स्थापना करी थी आर्य समाज की। और कहाँ से करी थी स्थापना की? अगर हम बात करें तो स्थापना इन्होंने करी थी आपकी बॉम्बे से। कहाँ से करी? बॉम्बे से इसकी स्थापना करी गई 1875 के अंदर। हाँ बिल्कुल सही है। और इन्होंने कहा था गो बैक टू वेदास। इनका स्लोगन क्या था? इनके स्लोगन की अगर बात करें तो इन्होंने कहा था, अरे यार हो जा, चल जा, गो बैक टू वेदास। ये इनका स्लोगन था जो इन्होंने कहा था कि वेदों की तरफ हमें चलना चाहिए। उसके अलावा इन्होंने शुद्धि मूवमेंट स्टार्ट किया था, शुद्धि मूवमेंट इन्होंने स्टार्ट किया था। तो ये चीज़ भी आप ध्यान में रखेंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, और नेक्स्ट की बात हम करेंगे इस कलर के साथ में, और वो है रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण मिशन, इसकी स्थापना करी थी रामकृष्ण परमहंस के शिष्य, जिनका नाम था स्वामी विवेकानंद, ठीक है। स्वामी विवेकानंद ने स्थापना करी रामकृष्ण मिशन की। कब करी? 1897 में। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये आपके कहाँ गए थे? शिकागो गए थे, शिकागो आपके ये गए थे। चलो मैं ऊपर लिख देता हूँ यार, यहाँ पे आ नहीं रहा ये, ठीक है। कहाँ गए थे ये? शिकागो गए थे। क्यों गए थे? वर्ल्ड रिलीजियस कॉन्फ्रेंस को ज्वाइन करने। वर्ल्ड रिलीजियस कॉन्फ्रेंस हुई थी शिकागो में, वहाँ ये गए थे। और वहाँ पे इन्होंने एक काफ़ी अच्छा जो भाषण है वो दिया था, जो कि पूरी दुनिया भर में फेमस हुआ था। अब आते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 5th क्वेश्चन। इन्होंने कहा है कि जो मोहनजोदाड़ो शहर है, यह मोहनजोदाड़ो नाम की जगह है, वो इनमें से कौन सी सभ्यता से रिलेटेड है? तो ये सभी को पता है, मोहनजोदाड़ो आपका इंडस सभ्यता से रिलेटेड है, और ये इंडस नदी के किनारे था। अगर बात करें माया सभ्यता तो ये एसोसिएटेड है साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट से। अगर इजिप्टियन सभ्यता की बात करें तो ये अफ्रीका से संबंधित है। और इजिप्ट कौन सी नदी के किनारे है? नील नदी के किनारे आपकी ये सभ्यता थी। मेसोपोटामियन यानी मॉडर्न डे ईरान और इराक नाम की जगह से ये एसोसिएटेड हैं आपकी। तो इन चीज़ों को आप ध्यान में रखेंगे। पर अब हम आएंगे किस चीज़ से रिलेटेड क्वेश्चंस की बात करेंगे। हम बात करेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन की। तो सबसे पहले अगर बात करें किस चीज़ के बारे में? इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। इंडस वैली सिविलाइजेशन को इसलिए इंडस वैली सिविलाइजेशन कहा जाता है क्योंकि ये आपकी इंडस नदी के किनारे हमें मिलती है। जितने भी शहर आपके इससे एसोसिएटेड हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें इंडस वैली के बारे में तो हम बात करेंगे मोहनजोदाड़ो की ही, MOHENJO, मोहनजोदाड़ो। जो मोहनजोदाड़ो शहर है वो कौन सी नदी के किनारे है? वो है इंडस नदी के किनारे। याद कैसे करेंगे? याद करेंगे MI, M फॉर मोहनजोदाड़ो, I फॉर इंडस। सेकंड पॉइंट की अगर बात करें
तो मोहनजोदाड़ो को डिस्कवर किसने किया था? मोहनजोदाड़ो की खोज करी 1922 में बाय आर.डी. बैनर्जी, यानी रखलदास बैनर्जी जो हैं उन्होंने इस जगह की खोज करी 1922 के अंदर। अब मीनिंग क्या है मोहनजोदाड़ो का? मीनिंग जो है इसका वो है माउंट ऑफ डेड, मरे हुए व्यक्तियों का टीला जिसे हम कहते हैं, वो है मोहनजोदाड़ो। यहाँ पे हमें क्या क्या मिला है? अगर बात करें फाउंड की, क्या क्या हमने पाया है, तो यहाँ पे हमें मिले हैं आपके ग्रेट बाथ और ग्रेट ग्रेनरी, ठीक है, बड़े अन्नगार, और आपका एक ग्रेट बाथ यानी धार्मिक जो पवित्र स्नान है वो भी हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। कहाँ पे? मोहनजोदाड़ो में। एक और काफ़ी इंपॉर्टेंट शहर है इससे एसोसिएटेड, और उस शहर का नाम मैं अलग कलर से लिखना चाहूँगा, और अलग कलर हम लेंगे यहाँ पे, एक रेड कलर भी हमें ऐड कर लेना चाहिए फेवरेट में, और उसके अलावा हमें एक कलर और ऐड करना चाहिए यार, ये ऐड कर लेते हैं, ठीक है, डन। अब आते हैं नेक्स्ट पे। अगर हम बात करें कौन सा? हड़प्पा शहर की अगर बात करें तो हड़प्पा को डिस्कवर किया गया था 1921 में, और ये कौन सी नदी के किनारे है? हड़प्पा है रावी नदी के किनारे। याद कैसे करेंगे? हरियाणा रोडवेज, H फॉर हड़प्पा, R फॉर रावी, ठीक है। अब इसके बाद अगर बात करें हड़प्पा शहर के बारे में, तो हड़प्पा शहर जो है आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन का पाया हुआ पहला शहर है। इसको हम हड़प्पा वैली सिविलाइजेशन भी कहते हैं। किसको? इंडस वैली सिविलाइजेशन को। इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम सिंधु सभ्यता भी कहते हैं मेरे भाइयों, तो इन चीज़ों को आप ध्यान में रखेंगे। आज के टाइम जो ये हड़प्पा शहर है ये कहाँ पे है? मॉडर्न डे पाकिस्तान में है। और आपका मोहनजोदाड़ो कहाँ है? ये भी पाकिस्तान के अंदर लाई करता है। आप मुझे बताएंगे इंडिया के अंदर जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर जो पोर्ट सिटी थी उसका नाम क्या लोथल ही था? तो यस, लोथल ही था उस पोर्ट सिटी का नाम जो उस समय एग्जिस्ट करती थी। उसके अलावा आप मुझे बताएंगे एक दो क्वेश्चंस जिनके जवाब मैं आपसे यहाँ पे चाहूँगा, ठीक है, और वो आपका क्वेश्चंस है, जैसे कि आप मुझे बताएंगे कि राखी गढ़ी कहाँ पे है? राखी गढ़ी नाम की जगह कहाँ पे है? उसके अलावा आप मुझे बताएंगे बनावली नाम की जगह कहाँ पे है? बनावली, ठीक है, ये भी आप मुझे बताएंगे। तो ये क्वेश्चन आपके लिए मैंने रखे हैं और आप इनका जवाब मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे इन दोनों क्वेश्चंस का, ठीक है। ये मैंने अंडर ब्रैकेट कर दिए हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, एक जरूरी सूचना है, एग्जाम टॉक्स को टेलीग्राम पे जरूर फॉलो करें भाई, वहाँ पे आपको ये PDF मिलेगी और इस PDF की वजह से आपको काफ़ी मदद भी मिलने वाली है, तो जरूर जाके ज्वाइन करें टेलीग्राम के ऊपर, आपका अपना चैनल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी कंट्री मेंबर नहीं है G20 कंट्रीज का? G20 की अगर बात करें तो G20 उन कंट्रीज का ग्रुप है जो कि दुनिया के अंदर मेजर इकोनॉमीज हैं, यानी दुनिया की अर्थव्यवस्था कहीं ना कहीं इन 20 देशों के ऊपर ही निर्भर करती है। तो फ्रांस काफ़ी डेवलप कंट्री है, तो सीधी सी बात है ये G20 का मेंबर है, टर्की भी है और इंडिया भी है। तो ऑप्शन हमारा आएगा बांग्लादेश। बांग्लादेश जो है वो G20 का मेंबर नहीं है। और आप मुझे बताएंगे G20 की जो 2023 की मीटिंग हुई थी या 2023 की अध्यक्षता जो है वो कौन सी कंट्री ने करी थी? कमेंट में आप मुझे जवाब देंगे। इस G20 ग्रुप को कब बनाया गया? G20 आपका फॉर्म हुआ इन 1999, ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। अगर हम बात करें इंडिया के बारे में, हमें पता है टर्की की कैपिटल क्या है? तो टर्की की कैपिटल है अंकारा। फ्रांस की कैपिटल क्या है? फ्रांस की कैपिटल है पेरिस, ठीक है। इंडिया की कैपिटल भाई किसको नहीं पता वो मुझे बता दे। बांग्लादेश की मैं आपको बताऊंगा, ढाका कैपिटल है और यहाँ पे इलेक्शंस भी होने वाले हैं। बांग्लादेश को कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं हमने ही बनाया है, और इसको बनाया गया है आपका 1971 में बांग्लादेश को आज़ाद कराया गया था, जो वेस्टर्न पाकिस्तान है उससे। पहले इसको ईस्टर्न बोलते थे, उसको वेस्टर्न बोलते थे, तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। और इंडिया सबसे ज़्यादा बॉर्डर शेयर किसके साथ करता है? बांग्लादेश के साथ ही करता है मेरे भाइयों। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ सकता है। क्या आप चाहते हैं एक शायरी पेश कर दी जाए आपकी नज़र में? तो चलिए एक शायरी सुनाता हूँ मैं आपको, ठीक है। काफ़ी अच्छा माहौल है, ठंडे दिन हैं, तो इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एक शायरी आपके लिए हो जाए तो इरशाद ज़रूर कर दें कमेंट सेक्शन में।
ठीक है। एक बार जब तक मैं आपकी जो शायरी है उसके 2 अक्षर या 2 शब्द पढ़ लेता हूँ, ठीक है भाई। मिले भी की कोई शायरी या मैंने सारी डिलीट कर दी भाई? मेरे को लग रहा है मेरे को नहीं मिलेगी आज, या मिलेगी भाई? एक अच्छी सी शायरी थी यार। हाँ मिल गई भाई, मिल गई। खुल जा यार। हाँ मिल गई भाई, शायरी मिल गई मुझे। क्या है इसका नाम? हाँ, बेहद छोटी सी, इरशाद करें पहले, बेहद छोटी सी लिस्ट बनाई है अपनी ख्वाहिशों की, पहले पेज पर तुम्हें लिखा आखिर में भी तेरा जिक्र है। क्या अच्छी बात कही है कि एक छोटी सी लिस्ट बनाई है जो मेरी ख्वाहिशें हैं उनकी, और उस ख्वाहिश में पहले भी तेरा नाम आता है और आखिरी में भी तेरे ही नाम पे वो ख्वाहिश की जो लिस्ट है वो मेरी पूरी हो जाती है। तो ये ज़्यादा अच्छी नहीं लगी मेरे को। आपको कैसी लगी आप मुझे बताएंगे भाई कमेंट सेक्शन में। और हाँ, ये मोटिवेशनल है, इसको करेंगे आज अपन, ठीक है। कि हमारा संघर्ष हमी को पता है, कि हमारा संघर्ष हमी को पता है, बर्बाद हुआ वर्ष हमी को पता है, लोग पूछते हैं कैसे नहीं हुआ सिलेक्शन, कैसे नहीं हुआ सिलेक्शन, हमी को पता है। तो भाई सिलेक्शन नहीं क्यों हुआ, सिलेक्शन तो होगा हमारा, ठीक है। ये तो बात ही नहीं है कोई, सिलेक्शन तो लेके रहेंगे, ठीक है। डिफेंस वाले वैसे हरामी भी होते हैं भाई, वो जब तक सिलेक्शन नहीं होता वो पीछे नहीं हटते, और अगर ना भी हो तो कुछ ना कुछ ज़रूर कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन की तरफ आते हैं, ठीक है। और अब क्वेश्चन है हमारा, कौन से कलर से करें? इससे करेंगे भाई, अच्छा कलर है ये। विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट, कौन से स्पोर्ट से ब्लैक पर्ल जो है वो एसोसिएटेड है? ब्लैक पर्ल जो है वो आपका पहले को कहा गया है जो कि एक फुटबॉल या शॉकर के प्लेयर थे, और ये आपके एसोसिएटेड कहाँ से थे? तो ये आपके जो पहले हैं ये एसोसिएटेड थे ब्राज़ील से, और काफ़ी न्यूज़ में रहे थे भाई ये। क्यों? क्योंकि ये बेचारे लास्ट ईयर यानी 2023 में इनकी मृत्यु या इनका देहांत हो गया था, और ये आपके फुटबॉल के इतिहास में काफ़ी महान प्लेयर माने जाते हैं। इनको इनके बारे में इनको अलग अलग टाइटल्स दिए हैं। जब पहले आपके फुटबॉल खेलते थे ब्राज़ील टीम के लिए, ब्राज़ीलियन नेशनल टीम के लिए, तो उन्होंने वर्ल्ड कप चैंपियनशिप 3 बार जीती। वर्ल्ड कप चैंपियनशिप कितने बार जीती भाई? 3 बार। कब कब जीती? 1958, 1962 एंड 1970। 3 बार इन्होंने वर्ल्ड कप चैंपियनशिप जिलाई ब्राज़ील को, और इसी के सम्मान में इन्हें ब्लैक पर्ल नाम का जो टाइटल है वो दिया गया था ब्राज़ील की सरकार के द्वारा, आप इन्हें कह सकते हैं। इसके बारे में मैं आपको 2-3 बातें और बताऊंगा। बेचारे पहले ने इतनी मेहनत करी है तो हम भी तो थोड़ा सा करेंगे इनके बारे में। अगर हम इसके बारे में देखें तो इनको इंटरनेशनल पीस अवार्ड दिया गया, इंटरनेशनल पीस अवार्ड भाई, इंटरनेशनल पीस अवार्ड इन्हें दिया गया। और कब दिया गया? ये दिया गया 1978 में। इनको क्या कहते हैं? इनको इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने एथलीट ऑफ द सेंचुरी, एथलीट एथलीट ऑफ द सेंचुरी का खिताब दिया गया। किसके द्वारा खिताब दिया गया भाई ये? ठीक है, ये खिताब दिया गया इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन के द्वारा, इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन के द्वारा ये खिताब इन्हें दिया गया। और इनके नाम पे आपका एक पहले म्यूजियम भी बनाया गया है सेंटोस नाम की जगह पे ब्राज़ील में। अगर बात करें फुटबॉल की, तो फुटबॉल में क्या होता है? फुटबॉल में दोनों साइड जो प्लेयर्स की संख्या है वो रहती है 11 प्रत्येक साइड, दोनों की टीम की तरफ, ठीक है। और अगर हम बात करें इनके बारे में, हमने बहुत सारी चीज़ें जानी हैं, और इसी की आप कह सकते हो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है ये, कहीं ना कहीं देखने को मिल सकता है। ज़रूरी सूचना, टेलीग्राम को ज्वाइन करें, व्हाट्सएप को और इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं अगर कोई डाउट है तो। अगर नहीं है तो अब आगे बढ़ते हैं कि इनमें से कौन सा जो शहर है वो एसोसिएटेड नहीं है रिवोल्ट ऑफ 1857 से। भाई मेरठ से तो क्रांति स्टार्ट हुई थी ना। कहाँ से क्रांति स्टार्ट हुई थी? क्रांति स्टार्ट ही मेरठ से हुई थी। तो ये तो है, दिल्ली के अंदर बहादुर शाह जफर थे, लखनऊ में बेगम हजरत महल थी। तो अमृतसर में 1857 की क्रांति का कोई पार्टिसिपेशन नहीं रहा। तो 1857 की क्रांति में क्या चाहते हैं आप? बता दें 2-1 बात तो बताते हैं। सबसे पहले 1857 की क्रांति की अगर बात करूँ मैं, रिवोल्ट ऑफ 1857 मेरे दिल के काफ़ी करीब है, रिवोल्ट ऑफ 1857।
ये क्रांति स्टार्ट हुई आपकी कहाँ से? मेरठ नाम की जगह से। कब स्टार्ट हुई? 10 मई को स्टार्ट हुई। अगर बात करें हरियाणा में कहाँ से स्टार्ट हुई, हरियाणा में ये स्टार्ट हुई अंबाला नाम के शहर से, AMBALA, ठीक है, अंबाला नाम के शहर से ये आपकी हरियाणा में स्टार्ट हुई। अगर हम बात करें अलग अलग शहरों की, जैसे हम बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली के अंदर इसका नेतृत्व किसने किया? दिल्ली के अंदर इसका नेतृत्व किया अंग्रेजों के खिलाफ बख्त खान ने, जो कि दामाद थे बहादुर शाह जफर की। अगर मैं नेक्स्ट बात करूं, नेक्स्ट अगर मैं कहूं आपको कि झांसी में कौन था इसका नेतृत्व करने वाला, मैं अगर आपको कहूं ग्वालियर में कौन था, मैं अगर आपको कहूं बिहार में कौन था, ठीक है, मैं अगर आपको कहूं लखनऊ में कौन था, ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट शहर जो हैं ये मैंने यहाँ पे लिखे हैं। और यहाँ पे नेतृत्व किस किस ने किया? जैसे आप सभी को पता है झांसी में किया रानी लक्ष्मीबाई ने, रानी लक्ष्मीबाई, ठीक है। अगर ग्वालियर की बात करें तो ग्वालियर में नेतृत्व किया तात्या टोपे ने, तात्या टोपे ने नेतृत्व किया। बिहार की अगर बात करें तो जमींदार कुंवर सिंह ने इसका नेतृत्व किया था। लखनऊ में किसने किया? बेगम हजरत महल ने किया था, ठीक है। और 1857 की क्रांति के भाई बहुत सारे रीजंस हैं क्यों ये हुई थी। अगर बात करें, एक फेमस बुक है, ठीक है, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, ये किसने लिखी? इंडियन इंडिपेंडेंस जो किताब है ये लिखी वीर सावरकर। हाँ, वही वीर सावरकर जिसको बीजेपी पार्टी काफ़ी प्रमोट करती है, तो इसने ये किताब लिखी थी और बताया था कि 1857 की क्रांति कोई क्रांति नहीं थी। अंग्रेज इसे कह रहे थे कि एक सिपाही मिटनी है, यानी कुछ ऐसे सिपाहियों का विद्रोह है जो पैसे के बदले काम करते हैं। पर वीर सावरकर ने इस बात का विरोध करते हुए हमें बताया कि किस तरीके से जो 1857 की क्रांति थी वो एक भारत के लोगों के द्वारा की गई क्रांति थी और उसके अलग अलग रीजंस थे अलग अलग जगह पे होने के, ठीक है। वो सारे रीजंस आपको में भी पता होंगे, जैसे एनफील्ड राइफल्स आई थी, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स की पॉलिसीज आई थी, क्रिश्चियन मिशनरीज आए थे, इंग्लिश एजुकेशन आई थी, और भी बहुत सारी चीज़ें थी जिसकी वजह से हमें 1857 की क्रांति भारत के अंदर देखने को मिलती है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये भी आप ध्यान में रखें, इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट की अगर बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू द प्रेसिडेंट रूल। प्रेसिडेंट रूल से एसोसिएटेड दो स्टेटमेंट दी गई हैं, आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट सही है और कौन सी नहीं है। अगर बात करें प्रेसिडेंट रूल, तो प्रेसिडेंट टेक ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ए स्टेट इन द केस ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी। बिल्कुल सही बात इसने कही गई है कि अगर मान लो किसी राज्य के अंदर कोई राज्य सरकार अच्छे तरीके से काम नहीं कर पाती या किसी राज्य के अंदर सरकार नहीं बन पाती, तो उस टाइम किसके पास सारा पावर चला जाता है? वो प्रेसिडेंट के पास चली जाती है। नेक्स्ट अगर बात करें, प्रेसिडेंट एक्शन ड्यूरिंग इमरजेंसी कैन नॉट बी चैलेंज, ये स्टेटमेंट आपकी गलत है। अगर प्रेसिडेंट कोई एक्शन लेता है ड्यूरिंग इमरजेंसी तो उसको चैलेंज किया जा सकता है, इसने लिखा है नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो यानी ये स्टेटमेंट तो हुई गलत और फर्स्ट जो स्टेटमेंट है वो है ठीक। तो अब हमारा ऑप्शन देखते हैं, तो ऑप्शन हमारा ठीक होगा सिर्फ ओनली 1, क्योंकि यही स्टेटमेंट आपके ठीक है और स्टेटमेंट नहीं है ठीक। तो इसके बारे में अगर हम बात करें थोड़ा सा विस्तृत में, ठीक है, थोड़ा सा विस्तार में अगर हम जानकारी लें तो आपकी इमरजेंसी 3 प्रकार की हैं भाई, इमरजेंसी, ठीक है। और इमरजेंसी जो है वो पार्ट 18 जो है भारतीय संविधान का, उसके अंदर मेंशन करी गई है। आर्टिकल नंबर 352 से 360 तक। अगर बात करें सबसे पहले आर्टिकल नंबर 352 की, आर्टिकल 352 कहता है नेशनल इमरजेंसी के बारे में, ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल। आर्टिकल 356 कहता है स्टेट इमरजेंसी के बारे में, या फिर इसी स्टेट इमरजेंसी को प्रेसिडेंट रूल भी कहा जाता है मेरे आदरणीय भाइयों। और उसके बाद आता है आर्टिकल नंबर इसको मैं इरेज करना चाहूँगा एक बार, ठीक है। आर्टिकल नंबर 360 ये है आपका फाइनेंशियल इमरजेंसी।
ठीक है। फाइनेंशियल इमरजेंसी, भारत के अंदर नेशनल इमरजेंसी 3 बार लगी है, ये बहुत बार लग चुकी है और ये एक बार भी नहीं लगी अब तक। अगर हम बात करें, हम बात कर रहे थे इस चीज़ के बारे में, आर्टिकल 356 के बारे में। इन तीनों इमरजेंसियों को लगाया जाता है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। अगर हम इसी इमरजेंसी की बात करें, आर्टिकल 356 की, तो अगर राष्ट्रपति किसी राज्य के अंदर स्टेट इमरजेंसी या राष्ट्रपति शासन लगा देता है तो सारी की सारी पावर उसके पास चली जाती है और उसके बिहाफ पे काम करता है गवर्नर। अगर बात करें इसको, मैक्सिमम ड्यूरेशन क्या है, मैक्सिमम ड्यूरेशन जो है इसका मतलब कितने साल तक लगाई जा सकती है, तो 3 साल तक। ठीक है। अगर मान लो राष्ट्रपति ने लगा दिए तो विद इन 2 मंथ आपको पास करानी होगी। ठीक है। अप्रूव विद इन 2 मंथ, अप्रूव लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, अप्रूव विद इन 2 मंथ यहाँ पे लिख दें, यहाँ पे अलग पेन से लिखूँगा फिर मैं, मेरे पास है ना, अप्रूव विद इन 2 मंथ्स, 2 महीने के अंदर अंदर दोनों हाउस अगर अप्रूव कर देते हैं तो ये चलती रहेगी, अदरवाइज इस इमरजेंसी को हटा दिया जाएगा। नेक्स्ट पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन के सामने है, तो कृपया करके इसे गौर से देखें और जवाब देने का प्रयत्न करें। अगर आप जवाब नहीं दे पा रहे हैं तो आप मेरे साथ इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हैं ताकि आप जवाब देने में सक्षम हों। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है भाई। और द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आपकी बनाई गई किस बेसिस पे, तो भाई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो बनाई गई थी भारत के अंदर वो बनाई गई थी कैबिनेट मिशन प्लान 1946 के बेसिस पे। 1946 से पहले कांग्रेस पार्टी को या किसी भी भारतीय राजनीतिक पार्टी को कोई पावर नहीं मिली थी कि वो भारत के अंदर एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना सकें। ठीक है। और इस कैबिनेट मिशन के बारे में, क्रिप्स मिशन के बारे में बात करेंगे हम आगे, पर यहाँ पे मैं आपको बता दूं क्रिप्स मिशन को गांधी ने क्या कहा था। गांधी ने इसे कहा था आउटडेटेड चेक। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे क्रिप्स मिशन को गांधी के द्वारा क्या कहा गया था, आप बता देंगे आउटडेटेड चेक महात्मा गांधी ने इसे कहा था। अब कैबिनेट मिशन की अगर मैं बात लेके आऊँ आप सभी के सामने, तो ये जो कैबिनेट मिशन है इसके बारे में बात करते हैं। ये कैबिनेट मिशन जब आया भारत के अंदर 1946 में, तो इसके अंदर 3 मेंबर्स थे। 3 क्या थे, सदस्य थे, और इन तीनों सदस्यों का नाम आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा, पहले सदस्य का नाम पैथिक लॉरेंस, सेकंड सदस्य का नाम है स्टैफोर्ड क्रिप्स। ठीक है। थर्ड सदस्य का नाम अगर मैं आपके सामने रखूंगा तो आपके आंखें खुल जाएंगी, और वो है एवी अलेक्जेंडर। भाई किसी को कोई समस्या है तो पूछ सकता है। ठीक है। कैबिनेट मिशन प्लान आया और इस कैबिनेट मिशन प्लान ने भारत के राजनीतिक पार्टियों को मंजूरी दी कि तुम भारत के लिए संविधान बनाने का काम कर सकते हो। और अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, काफी धांसू क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कब फॉर्म हुई, टोटल स्ट्रेंथ कितनी थी, बिफोर एंड आफ्टर। ठीक है। बिफोर मतलब 1946 में, और उसके बाद 1947 आफ्टर इंडिपेंडेंस। चेयरमैन कौन था या फिर प्रेसिडेंट, और इसका वाइस प्रेसिडेंट कौन था। ठीक है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है उसके अंदर जो मेंबर्स हैं वो डायरेक्टली इलेक्टेड थे या इनडायरेक्टली। बताओ भाई, क्वेश्चन इतने पूछ लूंगा समझ नहीं आएगी, क्या कर दिया। ठीक है। तो भाई देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो डिस्कस करना जरूरी है आप सभी के साथ। अगर हम ऐसे ही मूव करते रहे आगे तो उस चीज़ का बेनिफिट नहीं होगा कि हमने क्वेश्चन एनालाइज तो किए ही नहीं, हमने तो सिर्फ एक क्वेश्चन देखा, उसका जवाब दिया और आगे की तरफ मूव कर गए, तो उससे बेनिफिट नहीं होगा। तो मेरा मानना यही है कि आप सभी को उस क्वेश्चन से रिलेटेड जितने अदर क्वेश्चंस बन सकते हैं वो भी मैं आपको कराऊं, तभी आपको जाके बेनिफिट होगा। अगर आप ऐसे ही एक क्वेश्चंस मैंने रखा और उसका जवाब आपको पता लग गया, तो ये तो आप खुद भी कर सकते हैं, बिना किसी वीडियो की हेल्प से, बिना किसी टीचर की हेल्प से आंसर का पता आप लगा सकते हैं। पर बेनिफिट होगा उसका? बेनिफिट तो नहीं होगा ना। बेनिफिट कब होगा? जब उससे एसोसिएटेड क्वेश्चंस बताए जाएं।
जैसे इसी बात पे एक चीज़ और मैं आपको बताऊंगा, तो लास्ट वॉइसरॉय कौन थे? लास्ट वॉइसरॉय थे लॉर्ड माउंटबेटन, लास्ट वॉइसरॉय। भाई ऐसी चीज़ें बताना जरूरी हैं। अगर मैं बताना चाहूँ तो मैं आपको और भी चीज़ें बता सकता हूँ। जैसे कि मैं क्या बता सकता हूँ, सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की प्रपोजल किसने दिया? फर्स्ट टाइम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का प्रपोजल जो है वो रखा 1934 में एक कम्युनिस्ट लीडर थे जिनका नाम था एम.एन. रॉय। इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो एक्सेप्ट करती है इस डिमांड को 1935। जवाहरलाल नेहरू जो हैं वो आपके क्या लेके आते हैं? जवाहरलाल नेहरू कहते हैं 1938 में कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसके अंदर सिर्फ भारत के सदस्य होंगे और ये भारत का संविधान बनाएगी बिना कोई एक्सटर्नल इंटरफेरेंस के। अगर हम बात करें, मैंने पीछे क्वेश्चन में एक बात करी थी इमरजेंसी से एसोसिएटेड, तो आप मुझे बताएंगे इमरजेंसी प्रोविजंस हमने कौन सी कंट्री से लिए हैं? तो इमरजेंसी प्रोविजंस हमने लिए थे मेरे भाइयों जर्मनी से, टेकन फ्रॉम मिस्टर जर्मनी। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। याद आ गई तो मैंने बता दिया क्योंकि वो इंपॉर्टेंट पॉइंट था। और भाई सबसे ज़रूरी सूचना कि आपको इनकी पीडीएफ की ज़रूरत पड़ेगी रिवीजन के लिए। ठीक है, आप अगर पीडीएफ की बजाय नोट्स बनाने लग गए खुद से क्वेश्चंस के, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये मैं लिख लेता हूँ, तो मे बी वो टाइम कंज्यूमिंग होगा। ठीक है, और उसको आप पॉज करोगे बारी बारी तो टाइम लगेगा। तो मेरे अकॉर्डिंग आप इसी के साथ जा सकते हैं, टेलीग्राम से पीडीएफ लें और उसको पढ़ना स्टार्ट कर दें। टेलीग्राम पे आपको इजीली पीडीएफ अवेलेबल हो जाएंगी, उनको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं और अपने दोस्तों को भी रिकमेंड कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को आप लाइक करें, चैनल को आप सब्सक्राइब करें और साथ में भाई अगर स्पीड कम लगती है तो आप इसकी स्पीड बढ़ा के देख सकते हैं अपने हिसाब से 1.2x करके, 1.5x करके, या इससे ज़्यादा अगर आप करना चाहें तो। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन के ऊपर है। इसमें कहा गया है 2 ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट मासेस, 2 ऑब्जेक्ट हैं जिनका अलग अलग मास है, अगर वो आपके फ्री फॉल होते हैं नियर द सरफेस ऑफ द मून तो क्या होगा? अगर हम बात करें फ्री फॉल की, तो फ्री फॉल के अंदर मास से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो उनकी जो वेलोसिटी है वो सेम रहेगी दोनों ऑब्जेक्ट्स की। ठीक है, मास से कोई फर्क नहीं पड़ता आपका, तो मैं ये आपको बता रहा हूँ कि मास जो है वो अफेक्ट नहीं करता वेलोसिटी के ऊपर। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है वो आएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख जाएगा। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। इन्होंने कहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि आपको बतानी है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है रिलेटेड टू पिलेटस PC-7 MK2 से। ठीक है, अगर बात करें PC-7 MK2, ये एक ट्रेनर एयरक्राफ्ट है जो आपकी ट्रेनिंग पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। ये न्यूज़ में तब आया जब आपकी तेलंगाना के अंदर 2 इंडियन एयरफोर्स के पायलट्स ने अपनी जान गंवाई थी पिलेटस PC-7 MK2 एयरक्राफ्ट का जब आपका क्रैश हुआ था उस टाइम। तो ये जो स्टेटमेंट है कि ये ट्रेनिंग पर्पस के लिए यूज़ होता है, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट स्टेटमेंट की अगर बात करें तो इंडियन आर्मी ऑपरेट 75, इंडियन आर्मी नहीं भाई, इंडियन एयरफोर्स। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा? इंडियन एयरफोर्स आएगा। ये ऑपरेट करती है 75 PC-7 MK2 एयरक्राफ्ट बेसिक ट्रेनिंग पर्पस के लिए, फॉर जो आपके कैडेट्स जाते हैं अंडर ट्रेनिंग होते हैं एनडीए के अंदर, सीडीएस के अंदर। ठीक है, उनको ट्रेनिंग देने के लिए। तो आपका जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो तो सही है, पर सेकंड स्टेटमेंट आर्मी शब्द आने की वजह से गलत हुआ था, तो आप करके आएंगे ओनली 1 इज करेक्ट। तो आई थिंक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर हम बात करें पिलेटस 2 के बारे में, तो ये आपका एक इंडियन एयरफोर्स के द्वारा ऑपरेट किया गया या ऑपरेट किया जाने वाला एयरक्राफ्ट है जो ट्रेनिंग पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है आपका कैडेट्स के लिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और टेलीग्राम जरूर ध्यान में रखें मेरे भाइयों, बारी बारी रिपीट कर रहा हूं मैं, और आप सभी के लिए ही ये बातें रिपीट की जा रही हैं ताकि आपको ये सारी चीज़ें मिल सकें टाइम टू टाइम, आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है।
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग नासा पेस मिशन इज करेक्ट। जो नासा का पेस मिशन है उससे रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल सही है। अगर हम बात करें नासा का पेस मिशन की, तो इसमें जो आपकी स्टेटमेंट नंबर डी है, स्पेस क्राफ्ट विल बी लुकिंग इनवर्ड एट द अर्थ एंड नॉट आउटवर्ड इनटू द स्पेस, तो ये आपकी बिल्कुल सही स्टेटमेंट हो जाती है। ठीक है, क्योंकि जो नासा का पेस मिशन है वो आपका रिलेटेड है किससे, अर्थ, ओशियन और उसके एटमॉस्फेयर से रिलेटेड है, ना कि मार्स से। इसमें हमने मार्स किया था तो उसकी वजह से ये गलत हो जाती है फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट की अगर बात करें तो सेकंड स्टेटमेंट जो है उसमें कहा गया है आपका पेस मिशन एम्स टू प्रोवाइड डाटा टू इम्प्रूव आवर अंडरस्टैंडिंग, नहीं मून की अंडरस्टैंडिंग नहीं, अर्थ की अंडरस्टैंडिंग, जो ओशियन है, अर्थ का एटमॉस्फेयर है, उसकी अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव करने के लिए ये नासा मिशन जो है ये लॉन्च किया गया था। तो इस चीज़ का आप ध्यान में रखेंगे। तो स्टेटमेंट थर्ड जो है वो बिल्कुल सही है, बाकी नहीं है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंडियन स्टेट, कौन सी इंडियन स्टेट है जिसके अंदर सबसे ज़्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आई है 2023 के अंदर। तो अगर हम बात करें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के मामले में, महाराष्ट्र ने बीट कर दिया है इस बार गुजरात और कर्नाटक को और पहले नंबर पे स्थान हो चुका है। इसके अंदर जो आपके चीफ मिनिस्टर हैं महाराष्ट्र के, जिनका नाम है एकनाथ शिंदे, ठीक है, ये वही एकनाथ शिंदे हैं जो शिवसेना से अलग हुए थे और बाद में बीजेपी के इन्होंने साथ मिलके कुछ षड्यंत्र रचा और वहाँ की सरकार का तख्ता पलट कर दिया, ऐसा आप मान सकते हैं। तो इनके अकॉर्डिंग, एकनाथ शिंदे के अकॉर्डिंग, महाराष्ट्र के अंदर 1.18 लाख फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आई है। 1,18,000 करोड़ रुपए जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो हमें देखने को मिलेगी। कहाँ पे मेरे भाइयों, महाराष्ट्र के अंदर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पॉइंट टू बी मिलोटेड माय मिलोड। बायलेटरल मिलिट्री एक्सरसाइज अजय वॉरियर जो है वो आपकी हुई है 2023 में कौन कौन सी सेनाओं के बीच में। एक तरफ तो थी इंडियन आर्मी जो कि कह सकते हो दुनिया की एक जानी मानी आर्मी है, और सेकंड है यूनाइटेड किंगडम की आर्मी। इन दोनों आर्मीज के बीच में ये आपका एक्सरसाइज जो है आयोजित कराई गई थी। अगर बात करें इस बार ये 7th एडिशन था और ये आपका 7th एडिशन कराया गया कहाँ पे, यूनाइटेड किंगडम के अंदर। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। और ये जो एक्सरसाइज है ये बायलेटरल यानी हर 2 साल में एक बार होती है इन दोनों कंट्रीज की आर्मी के बीच में। अगर बात करें कुछ और इम्पोर्टेंट एक्सरसाइजेज के बारे में, तो अगर हम बात करें यूएसए और इंडिया के बारे में, यूएसए और इंडिया की कौन कौन सी मिलिट्री एक्सरसाइज होती हैं, तो उनमें 2 नाम आते हैं। सबसे ऊपर एक है युद्ध अभ्यास और दूसरे का अगर मैं नाम लूँगा तो वज्र प्रहार। वज्र प्रहार जो है ये आपकी इंडिया और यूएस के बीच में आयोजित कराई जाती है। अगर मैं बात करूँ बांग्लादेश के बारे में, इंडिया और बांग्लादेश, तो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में जो आयोजित होती है वो है संप्रीति एक्सरसाइज होती है। अगर मैं बात करूं फ्रांस और इंडिया के बीच में, तो फ्रांस और इंडिया के बीच में जो एक्सरसाइज आयोजित कराई जाती है वो है शक्ति एक्सरसाइज, गरुड़ एक्सरसाइज और वरुण एक्सरसाइज। अगर मैं बात करूं एक और कंट्री की, और उस कंट्री का अगर मैं नाम लूं इंडोनेशिया, ठीक है, इंडोनेशिया, तो इंडोनेशिया और इंडिया के बीच में एक एक्सरसाइज होती है गरुड़ शक्ति। क्या है, गरुड़ शक्ति। और शक्ति और गरुड़ किसके साथ होती है, फ्रांस के साथ। अगर मैं आगे बढ़ूं थोड़ा सा, ठीक है, यहाँ पे मुझे स्पेस मैनेज करना पड़ेगा भाई, ठीक है, ये कर लेते हैं स्पेस मैनेज। थाईलैंड के बाद मैं बात करूं इंडिया और थाईलैंड के बीच में, तो एक एक्सरसाइज है जिसका नाम है भाई क्या, मैत्री एक्सरसाइज। क्या है, मैत्री एक्सरसाइज। उसके बाद अगर मैं बात करूं मंगोलिया के बारे में, इंडिया और मंगोलिया से रिलेटेड, इंडिया और मंगोलिया के बीच में एक एक्सरसाइज होती है नोमैडिक एलिफेंट। भाई मंगोलियंस तो थे ही, नोमैडिक जंगली तो थे ही, तो उससे याद रख सकते हो नोमैडिक एलिफेंट जो है वो इंडिया और मंगोलिया के बीच में आयोजित आपकी कराई जाती है। अगर मैं बात करूं आपसे एक और एक्सरसाइज के बारे में, ठीक है, अलग कलर मैंने ले लिया है, जापान के बारे में,
इंडिया और जापान के बारे में। तो एक एक्सरसाइज है धर्म गार्जियन। भाई धर्म जो है हमारा, जो बुद्ध धर्म है वो जापान तक पहुंच चुका है, तो धर्म गार्जियन हम इसी के साथ करते हैं। ओहो, चाइना के साथ भी करते हैं क्या? हाँ जी करते हैं, हैंड इन हैंड करते हैं, हाथों में हाथ फंसे रहते हैं चाइना के साथ तो हमारे। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखेंगे। अब एक दो नाम और लिख दें, चलो एक दो और लिख देते हैं। कजाकिस्तान के साथ होती है KAZAKH, कजाकिस्तान। कजाकिस्तान के साथ हम करते हैं काजिंद एक्सरसाइज हम कजाकिस्तान के साथ करते हैं। नेपाल, ओहो मिस्टर नेपालू, नेपाल के साथ हम करते हैं भाई सूर्य किरण। सूर्य ऊपर से ही तो निकलता है, तो नेपाल ऊपर है अपने, सूर्य किरण। ठीक है, अगर हम बात करें नेक्स्ट के बारे में, ठीक है, नेक्स्ट हमारी एक एक्सरसाइज रहती है ओमान के साथ। वैसे और भी बहुत सारी एक्सरसाइज हैं, मैंने इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज बताने का काम किया है। ईस्टर्न ब्रिज, ये आपकी हम करते हैं ओमान के साथ, इंडिया और ओमान के बीच में। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखें मेरे भाइयों, आपके लिए मैंने ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज जो हैं वो तैयार कर दी हैं, तो आई थिंक आप इनसे काफ़ी फ़ायदा उठा पाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट के बारे में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट भाई, और ये आ गया। हाँ, आपको बताना है कि ये जो एक साइड रॉक्स दी गई हैं, दूसरी साइड उसके एग्जाम्पल दिए गए हैं, तो कौन सी रॉक का कौन सा एग्जाम्पल है। तो अगर मैं बात करूँ आप सभी के सामने, तो आपका जो ऑप्शन नंबर सेडिमेंट्री रॉक है, सेडिमेंट्री का एग्जाम्पल है भाई आपका लाइमस्टोन। अगर मैं बात करूं इग्नियस का, तो इग्नियस का एग्जाम्पल है आपका ग्रेनाइट। अगर मैं बात करूं मेटामॉर्फिक, तो जिंसिस जो है वो मेटामॉर्फिक का एग्जाम्पल है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखें। आप सभी को पता होगा 3 टाइप की रॉक है, इग्नियस है, प्राइमरी रॉक, फिर मेटामॉर्फिक और फिर सेडिमेंट्री रॉक आपकी आती हैं। और ये किस तरीके से बनती हैं, वोल्केनो का जब इरप्शन होता है और अर्थ के ऊपर आने के बाद जब वो ठंडा होता है, तो सबसे पहले बनती है आपकी वो इग्नियस यानी प्राइमरी रॉक, उसके बाद अलग अलग। अब हम ये 3 एग्जाम्पल तो हमें पता लग गए, पर इसके अलावा भी तो पता होने चाहिए ना। तो अगर हम बात करें सबसे पहले इग्नियस रॉक के एग्जाम्पल्स की, तो मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा आप सभी के लिए इग्नियस रॉक के एग्जाम्पल की। तो इग्नियस रॉक के एग्जाम्पल की अगर बात करें, तो हमारे पास सबसे पहले आता है भाई ग्रेनाइट। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। फिर आता है गैब्रो। क्या आता है? गैब्रो। फिर आपका एक दो नाम और है जिसको हम बोलते हैं बसाल्ट, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इन 3 एग्जाम्पल्स को आप याद रखें कि ये इग्नियस रॉक से संबंधित हैं या एसोसिएटेड हैं। फिर उसके बाद आते हैं सेडिमेंट्री पे। सेडिमेंट्री रॉक्स के कौन कौन से एग्जाम्पल हैं, तो सबसे पहले अगर बात करें एस फॉर सेडिमेंट्री, एस फॉर सैंडस्टोन। ठीक है, सेकंड अगर मैं बात करूं तो सेकंड है शेल। 2 तो एसएस से स्टार्ट होते हैं, फिर है सैंडस्टोन, एक है लाइमस्टोन, और फिर रह जाता है चोक। ये एग्जाम्पल है सेडिमेंट्री के। अब अगर मैं बात करूं एक और आपके सामने, और ये बात हम करेंगे येलो मार्कर से, और उसके बाद आता है मेटामॉर्फिक। मेटामॉर्फिक रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स के जो एग्जाम्पल हैं वो हैं मार्बल और क्वार्टजाइट। ठीक है, ये 2 एग्जाम्पल है मेटामॉर्फिक के। तो इन चीज़ों को मेरे भाइयों, मेरे प्रिय बंधुओं, याद जरूर रखना। यहाँ से क्वेश्चन हर एग्जाम में आते हैं, चाहे वो फिर आपका एनडीए हो, सीडीएस हो, एफकैट हो, सीएपीएफ हो, हर एक एग्जाम में मैंने यहाँ से क्वेश्चन देखे हैं, तो आपके लिए ये हो जाता है इंपॉर्टेंट। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने आपकी स्क्रीन के ऊपर है, तो इसको एक बार जरा रीड करें, मैं बताता हूँ क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कौन सी स्टेटमेंट सही है नॉन मेटल्स के साथ जब आपका पानी डिजोल्व होता है, या पानी में जब नॉन मेटल्स को डिजोल्व किया जाता है, तो ये आपके क्या बनाते हैं भाई, ये बनाते हैं एसिडिक ऑक्साइड्स। क्या बनाते हैं? एसिडिक ऑक्साइड्स। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही है। तो जब नॉन मेटल्स को डिजोल्व किया जाता है पानी में, तो ये प्रोड्यूस करते हैं एसिडिक ऑक्साइड। इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे जरूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज। इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है केमिकल चेंज का? सॉरी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ, नॉट एन एग्जाम्पल आएगा यार यहाँ पे। ठीक है, अदरवाइज मोर देन 1 हो जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन, ठीक है, नोट आएगा यहाँ पे, तो अदरवाइज तो यार 3 हो जाते ना। तो इनमें से कौन सा एग्जाम्पल नहीं है केमिकल चेंज का? देखो, ग्रोथ ऑफ प्लांट, ये केमिकल चेंज है।
रस्टिंग ऑफ आयरन केमिकल चेंज है। बर्निंग ऑफ कैंडल कोई नई चीज़ प्रोड्यूस हुई, स्मोक हुआ और वो सारी चीज़ें, तो ये भी केमिकल है। तो पानी बर्फ़ बन गया और बर्फ़ पानी बन गई, ये फिजिकल चेंज है, ये केमिकल चेंज नहीं होता है। ठीक है, केमिकल चेंज इरिवर्सिबल होता है जबकि फिजिकल चेंज रिवर्सिबल होता है। इसमें शेप साइज चेंज इस टाइप की चीज़ें जो हैं उनमें बदलाव आता है, जबकि केमिकल चेंज होता है उसमें कोई नया सब्सटेंस या नई चीज़ जो है वो बनती है। आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है तो देने का जवाब जरूर करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे भाइयों? नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज फायर एंड फॉरगॉट एंटी टैंक मिसाइल। इनमें से कौन सी ऐसी मिसाइल है जो फायर एंड फॉरगेट टाइप की है, यानी चलाओ और भूल जाओ, वो अपने आप निशाना देख लेगी, उसके बाद आप उसमें कोई बदलाव नहीं कर सकते। तो वो है भाई नाग मिसाइल। जो नाग है वो एंटी टैंक मिसाइल है जो कि फायर एंड फॉरगॉट उसके ऊपर काम करती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, आप एक बार मिसाइल चलाते हो तो उसके बाद ये अपने जो क्या बोलते हैं दुश्मन को अपने आप देख लेगी और उसके अंदर आप चलाने के बाद कोई बदलाव नहीं कर सकते। इसके अलावा कुछ एक और मिसाइल्स हैं जिनके बारे में मैं आप सभी के साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ कौन से मिसाइल की, त्रिशूल की। ठीक है, त्रिशूल की। त्रिशूल जो है वो बनाई गई है DRDO के द्वारा, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। ये सरफेस टू एयर मिसाइल है। कैसी है? सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है ये आपका, जो कि DRDO के द्वारा लॉन्च किया गया था। अगर नेक्स्ट मैं बात करूं अग्नि के बारे में, कौन सी मिसाइल के बारे में? अग्नि मिसाइल के बारे में। तो अग्नि जो मिसाइल है वो सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक है, सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल है, बैलिस्टिक मिसाइल है आपकी सरफेस टू सरफेस। अगर मैं बात करूं उसके अलावा आकाश की, किसकी? आकाश की। ठीक है, आकाश मिसाइल सिस्टम की अगर बात करें तो ये आपकी है सरफेस टू एयर, सरफेस टू एयर है। इसकी रेंज की अगर बात करूं तो रेंज अप टू 25 किलोमीटर आपकी रहती है इस मिसाइल की। अगर मैं बात करूं नेक्स्ट, ठीक है, एक दो और आपकी मिसाइल्स हैं। ठीक है, जैसे पृथ्वी की बात कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसी के साथ स्टार्टिंग करेंगे। ठीक है, पृथ्वी। पृथ्वी कैसी मिसाइल है? शॉर्ट रेंज है, सरफेस टू सरफेस, शॉर्ट रेंज है, सरफेस टू सरफेस मिसाइल सिस्टम है, सरफेस टू सरफेस अटैक करती है। फिर आते हैं हम अग्नि पे। अग्नि की हमने बात कर ली है, त्रिशूल की बात कर ली है, नाग की बात कर ली है, आकाश की बात कर ली है। तोरों की बात करना हमारे लिए दोबारा जरूरी नहीं रह जाता। नेक्स्ट बात करते हैं, मैच द फॉलोइंग है। आपको बताना है चेतक क्या है, क्या एक मिसाइल है, सबमरीन है, अस्त्र क्या है, IL-78 क्या है, अरिहंत क्या है। तो अगर हम बात करें सबसे पहले तो चेतक भाई एक है हेलीकॉप्टर। ठीक है, अगर अस्त्र की बात करें तो ये एक क्या है भाई आपकी, अस्त्र जो है वो है एक मिसाइल। IL-78 की बात करूं तो एयर टू एयर रिफ्यूलर है ये। अरिहंत की बात करें तो ये एक सबमरीन है। तो आंसर देखें कौन सा ठीक होगा, तो 1D में तो सिर्फ यही है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा करेक्ट, यानी जवाब हमारा होगा ये। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। चेतक क्या है, हेलीकॉप्टर है। अस्त्र क्या है, अस्त्र मिसाइल है। IL-78 आपका एयर टू एयर रिफ्यूलर है। अरिहंत आपका सबमरीन है। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाइयों, ऐसे क्वेश्चंस आपको डिफेंस एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे अगर आप डिफेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस चीज़ के बारे में ज़रूर ध्यान में रखें कि कैसे क्वेश्चंस जो हैं वो आपके आते हैं। अरिहंत क्या है, आपकी एक न्यूक्लियर सबमरीन है जो कि विशाखापट्टनम में बनाई गई थी और 2009 में इसको लॉन्च किया था डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा। इसकी टोटल लगभग जो कैपेसिटी है वो 6000 टन हैवी है ये, और रसिया की मदद से कहीं ना कहीं हमने इसको बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच राजस्थानी राइटर, किस राजस्थानी राइटर ने चौराहे के 3 रास्ते जो आपकी किताब आप कह सकते हो वो लिखी है? तो वो लिखी है डॉक्टर विनोद सोमानी हंस ने।
डॉक्टर विनोद सोमानी हंस ने ये जो किताब है ये डेडिकेट करी है अपनी पत्नी को। और जो अजमेर के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर थी भारती दीक्षित, उन्होंने इस किताब को रिलीज़ किया था, जिसके अंदर स्टोरी कलेक्शंस जो हैं हमें देखने को मिलेंगी राजस्थानी लैंग्वेज के अंदर। और इन्होंने विनोद सोमानी ने लगभग 34 किताबें आप कह सकते हो अब तक पब्लिश करवा दी हैं या कर चुके हैं ये। तो काफ़ी आप कह सकते हो महान अनुभूति हैं इस फील्ड के अंदर। और अब आते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है। इस बार 2023 में थीम क्या रही है इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे की? अगर इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे की थीम की बात करें तो ट्रांसलेशन अनवील्स द मैनी फेसेस ऑफ ह्यूमैनिटी, ये इसकी थीम थी 2023 की। और हर साल हम सेलिब्रेट करते हैं 30 सितंबर को इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे। और हम सभी को पता है इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, इसलिए सेलिब्रेट किया जाता है ताकि हमें इम्पोर्टेंस पता लगे कि क्या इम्पोर्टेंस है ट्रांसलेशन की। अगर मान लो ट्रांसलेशन ना होती तो हम चाइनीज़ लोगों के साथ बात नहीं कर सकते थे, हम दुनिया के किसी भी व्यक्ति के साथ बात नहीं कर सकते थे जो हमसे अलग भाषा बोलने वाला है। ठीक है, तो इस करके ट्रांसलेशन की मदद से ही हमने ये सारी चीज़ें, सारी उपलब्धियां जो हैं वो हासिल करी हैं। नेक्स्ट है पिनाका, जो कि डेवलप किया है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने। ये क्या है? ये एक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है। क्या है? मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है पिनाका। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। इसको किसने वो किया था, डेवलप किया था? ये किया था डीआरडीओ ने, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने। तो इस चीज़ का आप ध्यान में रखें। ये जो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है ये इंडियन डिफेंस फोर्सेस के लिए डेवलपमेंट का काम करने का, रिसर्च का काम करने का काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन के ऊपर है आप सभी के सामने। आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस ऑफ साउथ अफ्रीका गांधी वॉक रिज्यूम? कौन सी जगह से गांधी वॉक 3 साल बाद दोबारा से स्टार्ट किया है सितंबर 2023 में? तो वो है जोहानसबर्ग, और ये आपका साउथ अफ्रीका नाम की जगह पे है। ये एक 6 किलोमीटर की पैदल यात्रा है जो कि कोरोना वायरस आने की वजह से रुक गई थी और दोबारा से स्टार्ट करी गई है। ये एक फंड रेजिंग कैंपेन था जिसके अंदर आपका फंड इकट्ठा करके महात्मा गांधी से रिलेटेड एक जो म्यूजियम है वो बनाया जाएगा, जो आपका कहाँ पे, लेनेशिया नाम की जगह पे है। म्यूजियम बनाया जाएगा, कहाँ पे बनाया जाएगा मेरे भाइयों? तो ये आपका बनाया जाएगा लेनेशिया में। ठीक है, MUESU म्यूजियम, कहाँ? लेनेशिया नाम की जगह है। कहाँ पे है? मिस्टर साउथ अफ्रीका में। तो याद रख लेंगे? ओके, याद रख लेना भाई। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? फादर किसे कहा जाता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? भाई सबसे आसान क्वेश्चन है, BR अम्बेडकर जो हैं उनको कहा जाता है फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने का काम किया था फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अम्बेडकर ने। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को हम कहते हैं मॉडर्न मनु, मॉडर्न मनु भी कहा जाता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को। तो यहाँ पे आज के हमारे 25 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आई होप आपने काफ़ी एंजॉय किए होंगे ये क्वेश्चंस, और इन क्वेश्चंस की मदद से आपकी जो नॉलेज है वो काफ़ी इंक्रीज हुई होगी। आपको एक डीप व्यू मिला होगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं और कैसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। तो आप मुझे बताएंगे गांधी के बारे में थोड़ा सा पटेल के बारे में और थोड़ा सा नेहरू के बारे में कमेंट सेक्शन में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। एक क्लास बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है और ये मेहनत सिर्फ आप सभी के लिए करी जा रही है जो स्टूडेंट अलग अलग कंपटीशन एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। आई होप आपने इस क्लास को एंजॉय किया होगा और आपको काफ़ी मदद मिली होगी इन क्वेश्चंस के हेल्प से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।